अकबर बीरबल की कहानी, वो कविता जिसने पूरा दरबार सुला दिया। फतेहपुर सीकरी की उस सुबह में महल के संगमरमर जैसे सफेद फर्श पर धूप की किरणें ऐसे खेल रही थीं जैसे सोने की लकीरें उभर रही हों। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। शाही पोशाक, पन्ना जड़े मुकुट और चेहरे पर वही अद्भुत तेज जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरबार में आज कुछ विशेष था। संगीतकार, कवि, विदूषक और बुद्धिमान मंत्री सभी पंक्तिबद्ध बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज दरबार में कुछ नया होना चाहिए। बहुत दिन हो गए हमने कोई मनोरंजक आयोजन नहीं किया। बीरबल, कुछ सुझाव दो। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी बुद्धि की चमक बिखेर रहे थे, हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, क्यों न आज हम कवियों की सभा रखें। हर कवि अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना सुनाए। जो कविता दिल को सबसे ज्यादा छू जाए उसे इनाम दिया जाए। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, वाह बीरबल, यह तो बड़ा अच्छा विचार है। आदेश दिया जाता है, आज शाम कविसभा होगी। कविसभा का आरंभ। शाम होते होते दीवाने खास मोमबत्तियों और दीपों से जगमगा उठा। दरबार में रेशमी कालीन बिछाए गए, सुगंधित इत्र छिड़का गया। संगीत की मधुर ध्वनि वातावरण को कोमल बना रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे, बीरबल उनके दाईं ओर। दरबारियों में उत्साह था, आज कौन सा कवि बादशाह का दिल जीत पाएगा। मुख्य दरबारी ने घोषणा की, आज की कविसभा में पहला कवि है महेश दास उर्फ बीरबल। लेकिन बीरबल को हम सब रोज सुनते हैं। पहले नए कवियों को मौका दिया जाए। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, बाद में सुनाएंगे। पहले कोई नया कवि आए। पहला कवि रूपनारायण कवि। रूपनारायण कवि एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। घुटनों तक झूलती दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में ताम्रपत्र। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आज मैं आपकी वीरता पर कविता सुनाने आया हूं। अकबर ने इशारा किया, शुरू करो। कवि ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। अकबर महान, जहां की शान। तेरी तलवार की चमक से कांपे आसमान। तेरी दया सागर से गहरी, तेरी न्याय गाथा फैली पहरी। कुछ ही पंक्तियां बीती थीं कि बीरबल ने हल्का सा जम्हाई ली। कुछ दरबारी मुस्कुरा दिए। कवि ने ऊंची आवाज में कहा, तेरा नाम सुनकर कंपे सुल्तान, तेरा शासन जैसे वरदान। अकबर ने बीच में टोका, ठीक है, बहुत सुंदर, लेकिन कविता कुछ लंबी लग रही है। रूपनारायण बोले, जहां पनाह, यह तो अभी प्रथम सर्ग था, कुल मिलाकर 12 सर्ग हैं। बीरबल हंस पड़े, अगर सब सुन लिया तो सूरज ढल जाएगा और अकबर महान कवि रूपनारायण के सागर में डूब जाएंगे। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बस करो कवि महोदय, इनाम लो और हमें छोड़ दो। कवि नाराज होकर झुक गए, लेकिन इनाम पाकर संतुष्ट हुए। दूसरा कवि दरबारी हरिश्चंद्र। अब मंच पर आए दरबारी हरिश्चंद्र। वे बहुत गंभीर स्वभाव के कवि थे। बोले, मेरा विषय है नींद। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, नींद पर कविता। कवि बोले, जी हां, परंतु यह रूपक में है। यह नींद मानव की मोहमाया से मुक्ति का प्रतीक है। फिर उन्होंने शुरू किया, सो जाओ मानव, सो जाओ, छोड़ो जग की छलना सारी। नींद में सच्ची शांति है प्यारी। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है यह कविता सच में नींद दिला देगी। अकबर मुस्कुराए, देखते हैं बीरबल, दरबार में कौन पहले सोता है। कवि की आवाज धीमी, मीठी और लंबी होती चली गई। कुछ पंक्तियां और बीतीं। सो जाओ मानव, चिंता छोड़ो, जीवन स्वप्न है, कुछ न जोड़ो।
अकबर के बगल में बैठे सेनापति हिलने लगे, आंखें बंद। एक दरबारी ने धीरे से अंगड़ाई ली। बीरबल धीरे से बोला, मुझे लगता है इस कवि को युद्ध के मैदान में भेजना चाहिए, दुश्मन उसकी कविता सुनते ही सो जाए। अकबर हंस पड़े, पर कवि तो मग्न था। थोड़ी देर बाद सचमुच दरबार का आधा हिस्सा उगने लगा। अकबर ने कहा, बस बस, कविता समाप्त समझो। कवि ने सिर झुकाया, महाराज अभी आधा भाग शेष है। अकबर ने कहा, अगर तुमने आगे पढ़ा तो पूरा दरबार निद्रालीन हो जाएगा। तुमको एक सोने की मुद्राएं दी जाती हैं इस प्रभावशाली नींद के लिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा कवि पंडित श्रीधर दरबारी। अब तीसरे कवि का नाम पुकारा गया, पंडित श्रीधर दरबारी। वे दरबार के पुराने सदस्य थे, पर किसी को याद नहीं कि उन्होंने आखिरी बार कब कविता पढ़ी थी। पंडित जी ने कहा, मुझे तो कई वर्षों से अवसर नहीं मिला। आज मैं अपनी महाकाव्य रचना प्रेम की पराकाष्ठा सुनाना चाहता हूं। यह 108 छंदों की लंबी कविता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, 108 छंद। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लगता है आज दरबार में रात गुजरेगी। पंडित जी ने आरंभ किया। जब पवन चली मंद मंद, प्रेम का संदेश लाया चंद। उनकी आवाज गंभीर, भावुक और धीमी थी। वे एक एक पंक्ति में इतने विराम लेते कि सबको लगता अब समाप्त होगी, पर नहीं, वे फिर शुरू कर देते। कुछ देर बाद ही सेनापति जम्हाई लेते दिखे। रानी की ओर से आई कुछ दासियां भी ऊँघने लगीं। बीरबल धीरे से बोला, जहांपनाह, लगता है यह कविता नहीं, लोरी है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया, पर सभ्यता में कुछ बोले नहीं। पंडित जी बोले, और तब प्रेमिका ने कहा, ओ प्राणनाथ, ओ प्राणनाथ। बीरबल ने धीरे से कहा, 3 बार प्राणनाथ, अब चौथी बार बोलेंगे तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। अकबर हंसी रोक न पाए। कवि फिर बोले। चंद्रमा ने मुस्कुराकर कहा, सो जाओ, सो जाओ। और सचमुच ऐसा लगा कि उनके शब्दों में जादू था। धीरे धीरे पूरी सभा में नींद का आलम छाने लगा। पहले सैनिक सोए, फिर दरबारी, फिर संगीतकार। बीरबल ने देखा, सिर्फ 2 लोग जाग रहे हैं, वे स्वयं और अकबर। अकबर फुसफुसाए, बीरबल, यह कविता तो सच में असरदार है। मेरे पलकें भारी हो रही हैं। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अगर आप भी सो गए तो कविता सच्चे अर्थों में सफल हो जाएगी। कवि अब भी बोले जा रहे थे। नींद का सागर, सपनों का किनारा, मन के तट पर विश्राम हमारा। अकबर की पलकें झुक गईं। बीरबल ने देखा, सम्राट अकबर भी नींद की गोद में चले गए। बीरबल की चतुराई। अब पूरा दरबार खर्राटे मार रहा था। केवल बीरबल ही जाग रहे थे। बीरबल ने चारों ओर देखा, कवि अपनी आंखें बंद किए कविता पढ़ते जा रहे थे, पर किसी को सुनने वाला नहीं। बीरबल ने धीरे से खड़े होकर कहा, वाह पंडित जी, आपकी कविता तो अद्भुत है। इसकी शक्ति ने पूरे दरबार को सोने पर मजबूर कर दिया। पर कवि को लगा शायद यह प्रशंसा है। वे बोले, धन्यवाद बीरबल जी। अब मैं अगला सर्ग पढ़ता हूं। बीरबल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, बस यहीं विराम लीजिए। देखिए, आपकी कविता की शक्ति से जहांपनाह स्वयं निद्रालीन हो गए हैं। यह आपकी विजय है। कवि ने चारों ओर देखा, सचमुच सब सोए थे। वे चौंके, हे भगवान, मेरी कविता इतनी प्रभावशाली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, इतनी कि अगर आप एक और छंद पढ़ देंगे तो शायद सुबह तक कोई नहीं जागेगा। कवि ने गर्व से सिर झुकाया, तो यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। बीरबल बोले, आपकी प्रतिभा अतुलनीय है।
कृपया अब शांत होकर बैठिए ताकि मैं दरबार को जगाने का उपाय कर सकूं। दरबार को जगाने का उपाय? बीरबल ने सोचकर कहा, अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने पास के संगीतकार से मंजीरा उठाया और धीरे धीरे बजाने लगे। धीरे धीरे आवाज बढ़ाई, टन टन टन। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। जागो रे जागो महाराज जागो। कविता ने सबको सुला दिया, अब दरबार जागो। उनकी तुकबंदी और हास्य से माहौल बदल गया। कुछ दरबारी हिले, फिर एक एक कर सबकी आंखें खुलीं। अकबर ने उनीदी आंखों से पूछा, क्या हुआ बीरबल? हम सो गए थे क्या? बीरबल ने नम्रता से कहा, जी हाँ जहांपनाह। दरबार में आज ऐसी कविता पढ़ी गई कि आपकी तलवार की तरह नींद ने सबको काट दिया। दरबारियों में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, कवि कहाँ है? बीरबल बोले, वही महाराज, वो भी अब सो गए हैं। सचमुच पंडित श्रीधर मंच पर बैठे झपकी ले रहे थे, होठों पर अधूरी पंक्ति, नींद का सागर। अकबर का निर्णय। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, यह तो विचित्र बात हुई। कवि ने कविता सुनाई और स्वयं सो गया। अब बताओ इसका क्या इनाम दिया जाए? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, इस कवि को 2 इनाम मिलना चाहिए। एक उसके साहस के लिए कि उसने इतनी लंबी कविता पढ़ी, और दूसरा उसके प्रभाव के लिए कि उसने पूरी सभा को सुला दिया। अकबर हंसे, अच्छा, तो हम उसे सोने की तकिया देंगे ताकि अगली बार कविता पढ़ने से पहले आराम से सो सके। सब दरबारी ठहाकों में डूब गए। कवि ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या मैं जीत गया? अकबर बोले, हाँ, तुमने नींद की दुनिया में विजय पाई है। अब तुम नींदाचार्य कवि कहलाओगे। कवि गर्व से मुस्कुराए, धन्यवाद महाराज। बीरबल का व्यंग्य। दरबार शांत होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अद्भुत है। तुमने हंसी में सबको जगा दिया। लेकिन बताओ, क्या ऐसी लंबी कविता कभी सुनी है तुमने? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसी कविता सुनने का अनुभव अनोखा था। अब समझ आया कि शब्द भी तलवार की तरह हो सकते हैं, फर्क बस इतना कि तलवार घायल करती है और कविता सुला देती है। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। बीरबल ने जोड़ा, और अगर कभी युद्ध में शत्रु आए तो इस कवि को आगे भेज देना। उनकी कविता सुनकर वे सब सो जाएंगे। अकबर हंसते हुए बोले, बिल्कुल। हम इस कवि को राज्य के शांति दूत की उपाधि देंगे, जो बिना तलवार के शांति फैला सकता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अंतिम हास्य मोड़। जब दरबार समाप्त हुआ, बीरबल बाहर निकल रहे थे, तभी कवि श्रीधर उनके पास आए। बोले, बीरबल जी, आज आपने जो कहा उससे मेरा दिल खुश हो गया। सब मेरी कविता की प्रशंसा कर रहे हैं। बीरबल मुस्कराए, हाँ, आपकी कविता सचमुच अनोखी थी। कवि गर्व से बोले, तो क्या मैं अगली सभा में दूसरा भाग सुना सकता हूँ? बीरबल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, कृपा करके अपने दूसरे भाग को अगले जन्म के लिए सुरक्षित रखिए। दरबार के चिकित्सक अभी अभी सभी को जागृति दवा दे रहे हैं। अगर आपने फिर सुनाया तो राज्य में नींद की महामारी फैल जाएगी। कवि कुछ समझे नहीं, पर खुश होकर चले गए। बीरबल ने अपने आप से कहा, कभी कभी बुद्धि से बड़ी दवा हास्य होती है। आज दरबार सोया जरूर, पर जागकर सब मुस्कुराए भी। अकबर का आखिरी वाक्य। रात को अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज का दिन यादगार रहेगा। पहले कविता सुनकर नींद आई, फिर तुम्हारी चतुराई से हंसी आई। एक ही दिन में हमने जीवन के 2 अनुभव लिए, आराम और आनंद।
बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही तो असली कला है, जो दिल को सुला भी दे और जगा भी दे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, कल से मैं आदेश देता हूं, कोई भी कविता दरबार में 5 छंद से अधिक नहीं होगी, और अगर कोई उससे लंबी कविता पढ़ेगा तो उसे राज्य के मुख्य निद्राकार का पद मिलेगा। दोनों हंस पड़े। कहानी का संदेश। कहानी का संदेश यही है, कला में संतुलन आवश्यक है। यदि कविता बहुत लंबी हो जाए तो रस खो देती है। बुद्धि वही सही जो वातावरण को हल्का भी कर दे और सबके चेहरों पर मुस्कान ला दे। और इस तरह उस दिन की कविता ने जो काम किया, वैसा किसी युद्ध ने भी नहीं किया। पूरे दरबार को एक साथ सुला दिया। अकबर बीरबल की कहानी, कविता जिसने पूरा दरबार सुला दिया। लगभग 2200 शब्दों की विस्तृत कहानी। फतेहपुर सीकरी की वह सुबह बेहद सुहानी थी। महल की लाल दीवारों पर सुनहरी धूप ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने सोने की चादर ओढ़ा दी हो। मोर दरबार के बगीचे में नाच रहे थे और दरबारी अपने शानदार वस्त्र पहन दरबार की ओर बढ़ रहे थे। सम्राट अकबर आज असामान्य रूप से प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। कारण था उनकी कई दिनों की थकान के बाद आज उन्हें विश्राम का अवसर मिला था। परंतु अकबर जैसा सम्राट लंबे समय तक शांति में नहीं रह सकता था। उसे कुछ नया, कुछ रोचक चाहिए होता था। जब दरबार प्रारंभ हुआ तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज का दिन बड़ा शांत है। न कोई विवाद, न कोई निर्णय, न कोई मामला। चलो कुछ मनोरंजक किया जाए। बीरबल, जो अकबर के दाईं ओर बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्यों न आज हम कविसभा रखें। वर्षों से हमारे दरबार में कवियों की आवाज नहीं गूंजी है। साहित्य में भी आनंद है। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, आज शाम को कविसभा होगी। जो कवि सबसे सुंदर कविता सुनाएगा उसे 100 अशर्फिया और सोने का हार दिया जाएगा। दरबारियों में उत्साह फैल गया। सभी में चर्चा थी, आज कौन अकबर का दिल जीत पाएगा। कविसभा का शुभारंभ। शाम होते होते दीवाने खास जगमगाने लगा। रंग बिरंगे कालीन, दीवारों पर कीमती पर्दे और चंदन की खुशबू से भरा वातावरण मानो स्वर्ग उतर आया हो। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल उनके दाईं ओर, तानसेन पास में। दरबार के कवि, गायक, पंडित और विदूषक सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। मुख्य दरबारी ने घोषणा की, महाराज के आदेशानुसार आज की कविसभा प्रारंभ होती है। पहला कवि प्रस्तुत है, कवि रूपनारायण। पहला कवि रूपनारायण। रूपनारायण कवि दरबार में अपनी लंबी कविताओं और भारी शब्दों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं आज आपकी वीरता पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं। अकबर मुस्कुराए, शुरू कीजिए। कवि ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। अकबर महान, जहां की शान। तेरी तलवार का तेज सूर्य समान। तेरी दया गहरी, तेरी बुद्धि प्रखर। तेरे राज्य में शांति सदा मुखर। कवि का जोश बढ़ता गया, पर कविता भी बढ़ती ही गई। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, अगर यह छोटी सी कविता है तो बड़ी कविता में शायद पूरा इतिहास आ जाएगा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन कवि मग्न था। तेरे न्याय की छाया में खिलता हर गुलशन। तेरी करुणा से भरता हर मन। कुछ ही देर में दरबारियों की आंखें घूमने लगीं। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, बस कवि महोदय, कविता बहुत सुंदर है, पर लगता है आप सागर में बहुत गहराई तक उतर गए हैं। कवि ने कहा, जहांपनाह, यह तो बस प्रस्तावना थी, अब पहला सर्ग आरंभ होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
यदि प्रस्तावना में ही सूरज डूब गया तो पहला सर्ग सुनने तक चांद सो जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है कवि महोदय, इनाम लीजिए और कविता को विश्राम दीजिए। कवि झुककर प्रणाम कर चले गए, पर बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। दूसरा कवि हरिश्चंद्र दरबारी। अब दूसरे कवि का नाम पुकारा गया, हरिश्चंद्र दरबारी। वे गंभीर स्वर में बोले, महाराज मेरा विषय है नींद। पर यह केवल सोने की नींद नहीं, जीवन की गहराई का प्रतीक है। अकबर बोले, अच्छा यह तो रोचक होगा, शुरू कीजिए। कवि ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। सो जा मन, छोड़ दे चिंता, नींद में है शांति की गाथा। जग झूठा, सपनों में सच्चाई, विश्राम में ही जीवन की प्रभात आई। उनकी आवाज मधुर थी, लय धीमी थी, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। कुछ देर में सेनापति की आंखें झपकने लगीं। तानसेन ने धीरे से सिर हिलाया। बीरबल ने अकबर से फुसफुसाकर कहा, जहांपनाह, अगर ये कविता थोड़ी और चली तो पूरी सेना बिना युद्ध किए सो जाएगी। अकबर ने हंसी दबाई, पर कविता चलती रही। सो जा रे मानव, सो जा रे प्राणी, नींद ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब कहानी। अब दरबार में जम्हाइयां बढ़ने लगीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस कवि की कविता में इतनी ताकत है कि इसे दुश्मनों पर भी फेंका जाए तो सब सो जाएंगे। अकबर ने बीच में टोका, कवि महोदय बस कीजिए, आपकी कविता सचमुच असरदार है। पूरी सभा में शांति फैल गई है। कवि मुस्कुराए, मेरा उद्देश्य भी यही था महाराज, शांति। अकबर बोले, आपको इनाम में हम एक मुलायम तकिया देते हैं, ताकि अगली कविता सुनाने से पहले आप भी थोड़ा विश्राम कर सकें। दरबार हंसी से गूंज उठा। तीसरा कवि पंडित श्रीधर दरबारी। अब तीसरे कवि का नाम आया, पंडित श्रीधर। वे उम्रदराज, गंभीर और लंबे ग्रंथों के लेखक थे। उनके हाथ में ताड़पत्र का पुलिंदा था और चेहरा आत्मविश्वास से भरा। वे बोले, जहांपनाह, मैं आज अपनी महाकाव्य रचना प्रेम की पराकाष्ठा का पाठ करूंगा। इसमें केवल 108 छंद हैं। बीरबल ने फुसफुसाया, केवल 108? यानी पूरी रात का कार्यक्रम तय है। पंडित जी ने आरंभ किया। प्रेम जब पवन में घुला, चंद्र जब नभ में झुला, तब मन बोला यह जीवन अमृत है। उनकी आवाज गहरी और गति इतनी धीमी थी कि हर शब्द के बीच दरबार में हवा तक ठहर जाती थी। पहले 10 छंद तक सबने ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे उगने लगे। तानसेन ने अपने वीणा के तार से खुद को जगाने की कोशिश की, पर बेकार। पंडित जी निरंतर बोलते रहे, नींद भी प्रेम का रूप है, विश्राम में आत्मा का स्वरूप है। अब तो जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। एक एक दरबारी झुकने लगा, किसी का सिर दाएं गिरा, किसी का बाएं। बीरबल ने चारों ओर देखा। संगीतकार सो गया, सेनापति भी। महल के बाहर पहरेदार तक झपकी लेने लगे। अब केवल 2 लोग जाग रहे थे, बीरबल और अकबर। अकबर ने कहा, बीरबल, यह कविता तो वाकई अद्भुत है। मेरी पलकों पर भी भार आने लगा है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सावधान रहिए। अगर आप सो गए तो मैं आपको जगाने के लिए अपनी कविता नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी कविताएं लोगों को जगाती नहीं, हंसाती हैं। पर अकबर की पलकें धीरे धीरे झुक गईं। बीरबल ने देखा, सम्राट अकबर भी नींद की गोद में चले गए। बीरबल का चमत्कार। अब पूरा दरबार सो रहा था, केवल बीरबल जाग रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर यह हाल रहा तो रात भर कोई नहीं जागेगा।
उन्होंने धीरे से पंडित जी के पास जाकर कहा, पंडित जी, आपकी कविता अद्भुत है। देखिए, आपकी वाणी के प्रभाव से पूरा दरबार ध्यानावस्था में चला गया है। कवि ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, हर कोई खर्राटे ले रहा था। वे घबरा गए, हे भगवान, क्या मेरी कविता से सब बेहोश हो गए? बीरबल हंसकर बोले, नहीं पंडित जी, बेहोश नहीं, आपकी कविता ने उन्हें स्वर्गिक नींद दी है। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। पंडित जी गर्व से बोले, तो क्या मैं अगला सर्ग सुनाऊं? बीरबल ने तुरंत कहा, कृपया नहीं। आपकी कविता इतनी प्रभावशाली है कि अगर एक और छंद सुनाया तो सूरज भी देर से उगेगा। कवि चुप हो गए और वहीं बैठ गए। अब बीरबल ने दरबार को जगाने का उपाय सोचा। उन्होंने पास रखी घंटी उठाई और ताल में गाने लगे, जागो रे जागो महाराज हमारे, कविता ने सबको सुलाया प्यारे, अब खुलो नयन करो दरबार, बीरबल आया सच्चा सरकार। उनकी आवाज में हास्य था। धीरे धीरे सैनिक, दरबारी और आखिर में अकबर की आंखें खुलीं। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह क्या हो गया था? क्या मैं सो गया था? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां जहांपनाह। वह कविता इतनी गहरी थी कि आपकी तलवार भी उसकी लय पर सो गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या सब सो गए थे? बीरबल बोले, जी, सिवाय आपके वफादार सेवक बीरबल के। मैं ही था जो नींद से लड़ता रहा। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने फिर दरबार को संकट से बचा लिया, इस बार किसी दुश्मन से नहीं बल्कि एक कविता से। दरबार की हंसी। अकबर ने आदेश दिया, कवि श्रीधर को बुलाया जाए। कवि डरते डरते आए। बोले, जहांपनाह, मेरी कविता में क्या कमी रह गई? अकबर बोले, कमी नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति थी। तुम्हारी कविता ने जो असर तलवार न कर सके वह कर दिखाया, सबको शांत कर दिया। फिर अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हम राज्य के निद्राचार्य की उपाधि देते हैं, यानी जो लोगों को शांति की नींद दे सके। कवि झुककर बोले, धन्यवाद महाराज। मैं अगली बार और भी गहन कविता तैयार करूंगा। बीरबल ने तुरंत कहा, कृपा करिए, अगली कविता घर में ही पढ़ लीजिए, दरबार को बचाइए। अकबर हंस पड़े, सही कहा बीरबल। अगर ऐसी कविता फिर पढ़ी गई तो शायद मैं खुद भी नहीं जाग पाऊंगा। अकबर और बीरबल का संवाद। जब दरबार समाप्त हुआ, अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, सच कहो, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आई थी? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैं नींद में नहीं था, मैं चमत्कार देख रहा था। मैंने पहली बार देखा कि कविता में इतनी शक्ति होती है। अकबर ने कहा, और तुमने जिस तरह से सबको हंसी में जगा दिया वह तो और भी अद्भुत था। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी बुद्धि का काम तलवार से नहीं मुस्कान से होता है। आज दरबार सोया जरूर पर जागा तो मुस्कुराते हुए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज का दिन यादगार रहेगा। कल से आदेश है, कोई भी कविता 5 छंद से ज्यादा नहीं होगी, और जो इससे अधिक बोलेगा उसे हम राज्य का नींद रक्षक बना देंगे। दोनों हंस पड़े। कहानी का संदेश। कविता और कला का असली उद्देश्य यह नहीं कि लोग ऊँघने लगें, बल्कि यह कि उनका मन जागे। लंबाई में नहीं, भावना में शक्ति होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है, हास्य और संयम दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। और उस दिन से दरबार में हर कवि यह सोचकर कविता पढ़ता था कि कहीं वह निंदाचार्य की उपाधि न पा जाए। अकबर बीरबल की कहानी, वो कविता जो सबको सुला गई।
आगरा का दरबार उस दिन हमेशा की तरह सज-धज कर तैयार था। मखमली गद्दों पर बैठे दरबारी चमकदार झूमरों की रोशनी में दमकते हुए नजर आ रहे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, चेहरे पर हमेशा की तरह तेज और गंभीरता का मिश्रण। बीरबल अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और बाकी सभी मंत्री अपनी अपनी चर्चा में व्यस्त थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार में एक नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ। नाम था कविवर ललितकंठ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी और हाथ में एक बड़ी पोटली थी जिसमें उसके द्वारा रचित कविताओं का संग्रह था। दरबार में उसने झुककर सलाम किया। जजहापनाह, मैं काव्य का साधक हूँ। सुना है कि आपकी प्रजा में कला और ज्ञान की बड़ी कद्र है। आज मैं अपनी कविता सुनाकर दरबार को धन्य करना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए, वाह कविवर, हमारे दरबार में हमेशा विद्वानों और कलाकारों का स्वागत है। सुनाइए, हम सब सुनना चाहेंगे आपकी कविता। दरबारियों ने ताली बजाई। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, बस ध्यान रखिएगा, अगर कविता लंबी हुई तो कहीं नींद ही न आ जाए। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम हमेशा मजाक करते रहते हो। चलो देखते हैं कविवर क्या सुनाते हैं। कविता का प्रारंभ। ललितकंठ ने अपनी पोटली खोली, गला खंखारा और मधुर स्वर में कविता आरंभ की। जब नभ में चांद निकले चांदनी के संग में, नदियां मुस्कुराए अपने चंचल रंग में, जब पवन बहे मंद मंद सुगंध लिए गुलाब की, तब याद आती है मुझे मेरी मातृभूमि की। शुरुआत सुंदर थी, शब्दों में माधुर्य था, लय थी, भावनाएं थीं। दरबार के सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने भी सिर हिलाया, अच्छा आरंभ है। लेकिन कविता बढ़ती चली गई। 1 घंटे बीत गया। कविवर अभी भी बोल रहे थे। कविता का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अब ललितकंठ ने प्राकृतिक सौंदर्य से आगे बढ़कर नदी, पर्वत, पेड़, पंछी, ऋतुएं, बादल, बिजली, मोर, मयूर, किसान, फसल, गंगा, यमुना, तपस्वी, योगी, मुनि सबको कविता में शामिल कर लिया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है कवि ने पूरी प्रकृति को अपनी कविता में समेट लिया है। अकबर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। नींद का साम्राज्य। थोड़ी देर में कविता का प्रभाव ऐसा हुआ कि पूरा दरबार उनींदा हो गया। सबसे पहले एक दरबारी मंत्री की गर्दन झुकी, फिर दूसरे की, फिर संगीतज्ञ ने जम्हाई ली, सेनापति ने ऊँघते हुए अपनी तलवार पर सिर रख लिया। बीरबल ने चारों ओर देखा, पूरा दरबार धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। कविवर अपनी लय में मग्न था। वन में हिरण नाचे, झरनों की बूंदें गाए, नदियां लहरों संग हंसे, पवन प्रेम सुनाए। अब तो अकबर खुद भी सोने की कगार पर थे। उनकी आंखें बंद होने लगीं। बीरबल ने सोचा, अगर सम्राट सो गए तो कविवर अपमानित होगा और अगर उसे रोका तो वह बुरा मानेगा। अब क्या करूं? बीरबल की चालाकी। बीरबल धीरे से अपनी जगह से उठे और कविवर के पास पहुंचे। बोले, कविवर जी, आपकी कविता तो अमृत के समान है, लेकिन एक छोटा निवेदन है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं? आखिर इस कविता का कोई अंत भी है न? कविवर मुस्कुराए, बीरबल जी, कविता का अंत नहीं होता, जैसे प्रकृति का अंत नहीं होता। यह तो अनंत यात्रा है। बीरबल ने माथा पकड़ा। अनंत यात्रा? उन्होंने मन ही मन कहा, तो फिर यह कविता शायद अगली सुबह तक चलेगी। अब उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने चुपके से सैनिकों को इशारा किया और दरबार के बाहर एक ढोलकची बुलवाया। ढोलकची को कहा, भाई, जब मैं ताली बजाऊं तब तुम जोर से ढोल बजाना और कहना कि कोई बहुत जरूरी खबर आई है। ढोलकची तैयार हो गया।
कविता का उत्कर्ष और संकट। कविवर अब वीररस में उतर चुके थे। देखो रणभूमि में सैनिकों की गर्जना, घोड़े दौड़े जैसे बिजली की चमकना, शूरवीर की तलवार बोले न्याय का गीत। तभी बीरबल ने हल्के से ताली बजाई। ढोलकची ने बाहर से जोर से आवाज लगाई, महत्वपूर्ण संदेश। राजधानी के बाहर से तुरंत खबर आई है। पूरा दरबार जो अब तक आधी नींद में था, झटके से उठ बैठा। अकबर ने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, शायद कोई जरूरी सूचना है, लेकिन पहले कविवर को विश्राम दे दें ताकि हम कल उनकी शेष कविता सुन सकें। कविवर बोला, लेकिन हुजूर, अभी तो वीररस की शुरुआत हुई है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, कविवर, आपकी कविता इतनी मधुर है कि हम उसे रोज थोड़ा थोड़ा सुनना चाहेंगे ताकि उसका आनंद लंबे समय तक बना रहे। कविवर यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वाह बादशाह सलामत, आपकी बात में गहराई है। दूसरे दिन की कहानी। अगले दिन फिर कविवर दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उन्होंने शालीनता से कहा, कविवर, आज हम आपकी कविता का दूसरा भाग सुनना चाहेंगे। बीरबल को लगा, अब फिर वही नींद का सागर आने वाला है। लेकिन इस बार उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने एक छोटा पात्र मंगवाया जिसमें गुलाब जल और कपूर मिला था। जब कविता आरंभ हुई तो बीरबल बीच बीच में गुलाब जल का छिड़काव करते रहे ताकि दरबार नींद में न जाए। फिर भी असर वही, आधे घंटे में सबकी पलकें झपकने लगीं। अब बीरबल ने कुछ और सोचा। नींद की कविता का रहस्य। कविता सुनते सुनते बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने मन में कहा, कविवर की कविता में कोई तो ऐसा तत्व है जो सबको सुला देता है। यह संयोग नहीं हो सकता। शायद यह जानबूझकर किया गया प्रयोग है। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल ने कविवर को अपने घर बुलाया। कविवर जी, उन्होंने कहा, आपकी कविता सचमुच अद्भुत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने जानबूझकर उसमें कुछ ऐसा शब्द या लय डाला है जिससे सुनने वाले सो जाएं? कविवर मुस्कुराए, बीरबल जी, आपने सही समझा। दरअसल मैं केवल कवि नहीं, ध्यानयोगी भी हूँ। मेरी कविताओं की लय ऐसी होती है कि जो सुनता है उसका मन स्थिर होकर नींद में चला जाता है। यह मेरी साधना का हिस्सा है। बीरबल ने चकित होकर पूछा, तो आप कविता से लोगों को ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं? जी हाँ, कविवर ने उत्तर दिया, लेकिन शायद मैं यह बात दरबार में बताना भूल गया। बीरबल ने सिर हिलाया, इसलिए सब सो गए। बीरबल की युक्ति। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल कविवर फिर कविता सुनाएंगे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप अंत तक जागे रहें। अगर आप जाग गए तो दरबार में सबको भी नींद नहीं आएगी। अकबर बोले, बीरबल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दरबार लगा। कविवर ने कविता शुरू की। मन के सागर में उठे तरंगे शांत जब हो जाएं, चित्त का चंद्रमा तभी अमृत बरसाए। बीरबल ने इस बार एक उपाय किया। उन्होंने पास में नींबू और नमक रखा। जब अकबर की आंखें झपकने लगीं तो वे तुरंत हल्का नमक और नींबू चखवा देते। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे ये उपाय भी अनोखे हैं। बीरबल बोला, जहांपनाह, नींद भगाने का यह रामबाण इलाज है। धीरे धीरे दरबार के लोग भी जागे रहे, क्योंकि सबको बीरबल की हरकतें देखने में मजा आ रहा था। कविता का अंत और सीख। आखिरकार 3 दिनों के बाद वह क्षण आया जब कविवर ने अपनी कविता समाप्त की। उसने कहा, जब मन सो जाए शांति में और वाणी मौन हो जाए, वही सच्ची कविता है जो हृदय को विश्राम दिलाए। पूरा दरबार गूंज उठा।
अकबर ने ताली बजाई और बोले, कविवर, अब समझ आया कि आपकी कविता हमें सोने नहीं बल्कि शांति देने आई थी। बीरबल ने जोड़ा, जहांपनाह, यही तो असली काव्य है, जो मन की अशांति मिटा दे, चाहे वह नींद में ही क्यों न बदल जाए। अकबर मुस्कुराए, सच कहा बीरबल, इस कवि ने हमें एक अनोखा पाठ पढ़ाया, शांति भी एक कला है और उसे प्राप्त करना भी एक साधना। कविवर को सम्मान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और दरबार के कवि मंडल में स्थान प्रदान किया गया। कहानी की परिणति। जब दरबार समाप्त हुआ, बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, अब अगर कभी कोई दरबारी बहुत बातें करे तो मैं उसे कविवर ललितकंठ के पास भेज दूं। उसकी बातें सुनकर वो भी सो जाएगा। अकबर हंसे, बीरबल, तुम तो हर बात में बुद्धि ढूंढ लेते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी शांति में ही सबसे गहरी बुद्धि छिपी होती है। अकबर ने सिर हिलाया, और कभी कभी कविता में भी। दोनों हंस पड़े। समापन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह कहावत मशहूर हो गई, जो ज्यादा बोले उसे कविता सुना दो। लोग मजाक में कहते, सावधान रहो वरना ललितकंठ आ जाएगा। और बीरबल जब भी यह सुनते मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें मालूम था उस लंबी कविता ने दरबार को सुलाया जरूर, लेकिन सिखाया बहुत कुछ। कभी कभी जीवन में शब्द नहीं, शांति सबसे बड़ी कविता होती है। अकबर बीरबल की कहानी, वो कविता जिसने पूरा दरबार सुला दिया। मुगल बादशाह अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्यता से सजा था। फर्श पर रेशमी कालीनें बिछी थीं, झूमर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे और दरबार के कोने कोने में सौंधी खुशबू फैली थी। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तेज, गंभीरता और बुद्धि का मिश्रण उनके चेहरे पर झलक रहा था। उनके बगल में बैठा बीरबल हमेशा की तरह मुस्कान में शरारत लिए कुछ सोच रहा था। उसी समय एक नया व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसकी पोशाक भले साधारण थी, पर चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने झुककर कहा, सलाम है जहांपनाह को। मैं कविवर ललितकंठ दूर के राज्य से आया हूँ। सुना है कि आपके दरबार में कला और बुद्धि की बड़ी कदर होती है। आज मैं अपनी कविता सुनाकर दरबार को आनंदित करना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए, स्वागत है कविवर। हमारे दरबार के द्वार हमेशा कला के साधकों के लिए खुले हैं। आइए सुनाइए अपनी कविता। बीरबल ने हंसते हुए कान में कहा, जहांपनाह, बस ध्यान रहे कि कविता ज्यादा लंबी न हो, नहीं तो आपकी मूंछों की जगह ऊंघे हुए सपने होंगे। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम हमेशा मजाक करते रहते हो। चलो सुनते हैं कविवर को। कविता का आरंभ। ललितकंठ ने गला साफ किया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। जब नभ में चांद झरे चांदनी की धार से, जब पवन छूले धरती को प्यार के संचार से, तब मन होता है शांत जैसे कोई साधक ध्यान में। यही है प्रकृति का संगीत जो गूंजे हर प्राण में। शुरुआत शानदार थी। शब्दों में लय थी, भाव था और आवाज में गहराई थी। दरबार के लोग ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने सिर हिलाकर सराहना की, बहुत बढ़िया। बीरबल भी मुस्कुराया, वाह कविवर, शब्द जैसे मोती हों। पर कुछ ही देर में कविता ने गति पकड़ ली। वह अब नदियों, पर्वतों, चिड़ियों, फूलों, ऋतुओं, सूर्य, चांद, तारों, यहाँ तक कि चींटियों तक पहुंच गई। कविवर एक सांस में बोलता जा रहा था, मानो शब्दों का सैलाब बह निकला हो। धीरे धीरे नींद का असर। कविता चलती रही, आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा। अब कुछ दरबारी ऊँघने लगे थे। कोई अपनी पगड़ी ठीक करता, कोई आंखें मलता,
कोई सिर झुकाकर ध्यान लगाने का बहाना करता। बीरबल ने देखा, सेनापति की गर्दन आगे झुक चुकी थी, खजांची खर्राटे भर रहा था और वजीर की पलकें आधी बंद थीं। उन्होंने अकबर की ओर देखा, बादशाह भी उन्नीदे हो रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है कविता में नींद का भी रस होता है। अकबर ने जम्हाई दबाते हुए कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारा अंदेशा सही था, कविता थोड़ी लंबी हो रही है। लेकिन कविवर रुके नहीं। उनका उत्साह और बढ़ गया था। अब वे बोले, पर्वत बोले, झरने गाए, हर दिशा में सुर लहराए, हिरण कूदे, मोर नाचे, जग में सुख के गीत साजे। शब्द सुंदर थे मगर प्रभाव वैसा नहीं। सौंदर्य अब नींद में बदलने लगा था। पूरा दरबार सो गया। एक एक कर सबकी पलकें झपक गईं। पहले वजीर, फिर सेनापति, फिर संगीतज्ञ, फिर मुंशी, सभी नींद के आगोश में चले गए। कुछ ही देर में तो पूरा दरबार शांत था। सिर्फ कविवर की आवाज गूंज रही थी। मन जब मुक्त हो जाए मोह से, आत्मा मिले ईश्वर के स्नेह से। बीरबल ने चारों ओर देखा, सब सो चुके थे। सिर्फ वो और कविवर जाग रहे थे। अब बीरबल ने मन ही मन कहा, अगर मैंने कविवर को रोका तो अपमान होगा, और अगर नहीं रोका तो सुबह तक सब खर्राटे भरेंगे। उन्होंने धीरे से इशारा किया और एक सैनिक को बुलाया। देखो, बाहर जाकर ढोल बजाओ और कहना कि राजधानी से कोई जरूरी संदेश आया है। सैनिक समझ गया। बीरबल की योजना। कुछ ही पलों में बाहर ढोल बजने लगा, धम धम धम, और एक आवाज गूंजी, दरबार में तुरंत खबर, तत्काल संदेश पहुंचा है। अकबर हड़बड़ाकर जागे। क्या हुआ बीरबल? कौन सी खबर? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, लगता है राजधानी से कोई दूत आया है। लेकिन पहले कविवर को थोड़ी विश्रांति दे दें। उनकी कविता इतनी विशाल है कि इसे रोज थोड़ा थोड़ा सुनना उचित होगा। अकबर ने राहत की सांस ली। ठीक कहा बीरबल। कविवर, आपकी कविता सचमुच अद्भुत है, लेकिन हमें लगता है इसे पचाने में समय लगेगा। कविवर मुस्कुराए, जहांपनाह, यह कविता तो अभी प्रारंभ ही थी। इसमें 50 और छंद बाकी हैं। सुनते ही बीरबल का चेहरा देखने लायक था। अकबर ने कहा, कविवर, आपकी रचना का आनंद हम कल फिर लेंगे। आज दरबार यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे दिन का सत्र। अगले दिन फिर दरबार लगा। कविवर उत्साह से आए, हाथ में अपनी वही पोटली लिए। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज हम कविता का दूसरा भाग सुनेंगे। बीरबल ने मन में सोचा, लगता है आज फिर नींद का समंदर आने वाला है। इस बार उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। दरबार में इत्र, गुलाब जल और कपूर रखवाया गया था ताकि सबका मन ताजा रहे। कविवर ने फिर शुरू किया। प्रभात की किरणें जब धरती पर गिरती हैं, तब जीवन में नई उमंगें भरती हैं। थोड़ी देर सबने तालियां बजाईं, पर आधे घंटे बाद वही हाल, पलकें झपकने लगीं, सांसें धीमी और चेहरे पर वही शांति की रेखाएं। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारे इत्र और कपूर ने भी हार मान ली। बीरबल ने सोचा, अब तो इस रहस्य को समझना ही पड़ेगा कि ये कविता नींद क्यों दिला रही है। रहस्य की खोज। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल ने कविवर को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, कविवर जी, आपकी कविता सचमुच अद्भुत है, पर मैं हैरान हूं, इसे सुनते ही हर व्यक्ति नींद में चला जाता है। इसमें क्या रहस्य है? कविवर मुस्कुराए, बीरबल जी, आपने सही प्रश्न किया। दरअसल मैं केवल कवि नहीं, एक ध्यानयोगी भी हूं। मैंने यह कविता ध्यान की लय में रची है।
इसके छंद ऐसे हैं कि सुनने वाले का मन धीरे धीरे शांत होकर नींद जैसी ध्यानावस्था में पहुंच जाता है। बीरबल चकित रह गए। अर्थात यह कविता किसी जादू की तरह काम करती है? नहीं, कविवर बोले, यह जादू नहीं, साधना है। मैंने शब्दों को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे श्रोता के मन को शांति में ले जाएं। यह सोना नहीं, भीतर की शांति का अनुभव है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब समझा, यह नींद नहीं, शांति का प्रभाव है। लेकिन दरबार वालों को यह अंतर समझाना कठिन होगा। कविवर बोले, तो उन्हें अनुभव करने दीजिए। जब जागेंगे तब समझेंगे। तीसरे दिन की परीक्षा। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। अकबर ने कहा, कविवर, आज हम चाहते हैं कि आपकी कविता का पूरा आनंद लें। बीरबल, तुम भी जागे रहना। बीरबल ने तैयारियां कर लीं, नींबू, नमक, पानी और पंखा सब पास रख लिया। कविवर ने आंखें बंद कीं और तीसरा भाग शुरू किया। जब मन का सागर शांत हो जाए और विचारों की लहरें थम जाएं, तब आत्मा सुनती है वही संगीत जो ईश्वर की श्वास से बजता है। कविता का प्रभाव फिर वही, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बीरबल ने तुरंत नींबू का रस अकबर को चखाया। जहां पनाह, नींद भगाने का उपाय यही है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारे उपाय भी कविता से कम नहीं। धीरे धीरे दरबार में हंसी की फुसफुसाहट गूंजी और इसी बीच कविता आगे बढ़ती गई। अंततः एक क्षण आया जब कविवर ने हाथ जोड़कर कहा, और अब जब वाणी मौन हो, वही सच्ची कविता है। जहां शब्द समाप्त हों और शांति आरंभ हो। कविता समाप्त हुई। पूरे दरबार में सन्नाटा था, पर इस बार वह नींद का नहीं, शांति का सन्नाटा था। अकबर का निर्णय। अकबर ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, कविवर, अब समझ आया कि आपकी कविता हमें सुलाती नहीं, बल्कि मन को शांत करती है। यह नींद नहीं, ध्यान की अनुभूति है। कविवर ने सिर झुकाया, जहां पनाह, यही मेरा उद्देश्य था। आज के युग में शांति सबसे कठिन कला है। मेरी कविता उसी की साधना है। बीरबल ने कहा, सच कहा कविवर ने। दरबार ने आज सोकर नहीं, जागकर सीखा है, क्योंकि जिसने मन को विश्राम देना सीख लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। अकबर ने प्रसन्न होकर आदेश दिया, कविवर ललितकंठ को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और उनकी कविता को दरबार की शांतिगान के रूप में स्थान दिया जाए। दरबार में तालियां गूंजीं। बीरबल का मजा। जब दरबार खत्म हुआ, अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब अगर किसी को ज्यादा बातें करने की आदत हो तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने झट उत्तर दिया, जहां पनाह, उसे कविवर की कविता सुना दीजिए। वह बोलेगा नहीं, सो जाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कविवर भी हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि उतनी ही तेज है जितनी इस कविता की लय धीमी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, कभी कभी धीमी लय ही सबसे गहरा असर छोड़ती है। तेज शब्द थकाते हैं, पर शांत शब्द आत्मा को छूते हैं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहा बीरबल। आज समझ आया कि हर कला का उद्देश्य मनोरंजन नहीं, मन की स्थिरता भी हो सकता है। अंतिम दृश्य। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में एक नया नियम बना। सप्ताह में एक दिन शांति दिवस मनाया जाएगा। उस दिन कोई बहस, कोई विवाद नहीं होगा। सिर्फ कविवर ललितकंठ की कविता सुनी जाएगी। शुरुआत में दरबारी इस दिन को नींद का दिन कहकर हंसते थे, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि इस कविता को सुनने के बाद उनका मन सचमुच हल्का और शांत हो जाता है। बीरबल अक्सर कहते,
कभी कभी मौन शब्दों से भी गहरा होता है और नींद बुद्धि से भी ज्यादा सिखा देती है। अकबर हंसते और कहते, हाँ, बशर्ते नींद कविता की हो, आलस्य की नहीं। कहानी की सीख। समय बीतता गया, पर उस कविता की चर्चा सालों तक होती रही। लोग कहते, वो कविता जिसने दरबार को सुला दिया, उसने पूरे साम्राज्य को जगाया। क्योंकि उस दिन सबने जाना, जब मन शांत होता है तब बुद्धि सबसे तेज होती है। अकबर बीरबल की एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी। सूरज की सुनहरी किरणें फतेहपुर सीकरी के किले की दीवारों पर झिलमिला रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और महलों के गलियारों में गूंजती पायलों की रुनझुन से पूरा महल जीवंत था। उसी समय बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में दरबार सजाए बैठे थे। सभी मंत्री, अमीर उमराव और दरबारी अपनी जगह पर विराजमान थे। माहौल हल्का फुल्का था, क्योंकि आज कोई युद्ध की चर्चा नहीं थी, न ही कोई कर विवाद। अकबर का मन प्रसन्न था। उन्होंने दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज दरबार में कुछ मनोरंजन हो जाए। हर दिन काम, फरमान और मुकदमे सुन सुनकर दिल उब गया है। क्यों बीरबल, कुछ नया सुझाव है? बीरबल मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, मनोरंजन का मतलब केवल गीत संगीत नहीं होता। क्यों न आज किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाए। इससे दरबारियों की समझ और हुनर दोनों का पता चलेगा। अकबर को यह बात जंच गई। वे बोले, अच्छी बात है, तो आज दरबार में जो चाहे वह अपनी कला प्रस्तुत करे। जिसे जो आता है दिखाए, चाहे वह कविता हो, कहानी, संगीत या कोई और कला। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि उन्हें क्या पेश करना चाहिए। तभी दरबार के एक अपेक्षाकृत नए सदस्य, जिसका नाम मलूकदास था, उठ खड़े हुए। वे हाल ही में किसी सूबे के दीवान बने थे और खुद को बहुत बड़ा कवि समझते थे। मलूकदास ने अकबर को झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। यह कविता मैंने पूरे 5 महीने में लिखी है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, 5 महीने की मेहनत जरूर बहुत खास होगी। सुनाइए। दरबार के सभी सदस्य उत्सुक हो गए। सबने सोचा कि शायद कोई अद्भुत रचना होगी। बीरबल मुस्कुराकर धीरे से बोले, मलूकदास साहब, कविता लंबी तो नहीं है ना? मलूकदास ने गर्व से कहा, हुजूर, लंबी तो है, पर हर पंक्ति में अर्थ छिपा है। सुनने वाला अगर समझ जाए तो जीवन का सार पाले। बीरबल ने हंसते हुए कहा, फिर तो हम सब ज्ञानवान हो जाएंगे। पूरा दरबार हंस पड़ा। पर मलूकदास बिना रुके गला खनखार कर अपनी कविता शुरू कर दी। कविता का आरंभ। मलूकदास ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो ध्यान से ए दरबारियों, यह कविता नहीं, जीवन का संगीत है। इसका हर शब्द मोती है, हर पंक्ति हीरा है। फिर उन्होंने आरंभ किया। प्रभात हुआ, पंछी बोले, पत्तों ने सरसराहट की, हवा चली, फूल मुस्काए, ओस की बूंदें चमक उठीं। पहले पद तक सब ठीक था। शब्द अच्छे थे, तुकबंदी भी ठीक लग रही थी। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बुरा नहीं है। लेकिन मलूकदास रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर गायें चरागाह गईं। ग्वाले ने बंसी बजाई। बंसी की तान सुनकर नाच उठा सारा गगन। अब दरबारी धीरे धीरे कुर्सी पर हिलने लगे। कुछ के चेहरे पर ऊब साफ दिखने लगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, कविता में प्रकृति का सौंदर्य तो खूब है, पर क्या आगे कोई भाव परिवर्तन आएगा? मलूकदास बोले, अभी तो भूमिका चल रही है, असली सार तो 5वें सर्ग में है। अकबर ने चौंक कर कहा,
5वां सर्ग, यानी 5 भाग हैं। जी हाँ हुजूर, कुल 9 सर्ग हैं। अब दरबार में हल्की हंसी गूंज गई, लेकिन अकबर बोले, ठीक है, शुरू की है तो खत्म भी करें। हम सुनेंगे। कविता का विस्तार। कविता बढ़ती गई। आया दोपहर का आलम, सूरज तपता जैसे अंगार, परछाई भागी धरती पर जैसे कोई भयभीत विचार। अब तक आधे दरबारी ऊँघने लगे थे, जोश का माहौल गायब हो गया। एक मंत्री ने अपनी पगड़ी का छोर पकड़कर जम्हाई छुपाई। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह, ये कविता नहीं, लोरी बनती जा रही है। अकबर मुस्कुराए, बोले, बीरबल धैर्य रखो, ज्ञान की बातें अक्सर धीरे धीरे असर करती हैं। बीरबल बोले, अगर असर गहरी नींद का है तो जरूर असर कर रही है। अकबर हंसी रोक न पाए, लेकिन मलूकदास अपनी ही दुनिया में मग्न थे। फिर संध्या आई, सूरज ढला, गोधन लौटे, धूल उड़ी। रानी ने दीप जलाए, जैसे उम्मीद की लड़ी। अब एक पहरेदार जो दरवाजे के पास खड़ा था, धीरे से बैठ गया और बैठते ही खर्राटे लगाने लगा। बीरबल ने उसकी ओर इशारा कर कहा, हुजूर, पहला श्रोता ज्ञान प्राप्त कर चुका। पूरा दरबार खिलखिला उठा, मगर मलूकदास को कुछ पता नहीं। वे तो और जोश में बोले, अब आता है छठा सर्ग, रात्रि का वैराग्य। यह सबसे गूढ़ है। अकबर ने सिर पकड़ लिया। दरबार की नींद। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ी, दरबार पर नींद का जादू छाने लगा। एक एक कर दरबारी झपकियां लेने लगे। कोई कुर्सी पर सिर टिकाकर सो गया, कोई टेढ़ा होकर। संगीतकार की बगल में बैठे तानसेन तक धीरे धीरे झूलने लगे। बीरबल ने इधर उधर देखा, पूरा दरबार नींद में डूबा पड़ा था। बस मलूकदास की आवाज गूंज रही थी। चांद निकला, तारे हंसे, रात ने ओढ़ी श्वेत चादर। मनुष्य सोया अपने कर्मों में, जग सोया अपने विचारों में। अकबर की आंखें भी झपकने लगीं। उन्होंने कई बार आंखें मल लीं, पर नींद का असर गहरा था। बीरबल ने धीरे से पास जाकर कहा, जहां पनाह, अगर दरबार यूं ही सोता रहा तो कल इतिहास में लिखा जाएगा कि बादशाह अकबर के राज्य में नींद का त्योहार मनाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, कुछ कर बीरबल, वरना ये मलूकदास पूरी किताब सुना देगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अनुमति दीजिए तो मैं कविता का अंत करवा दूं। अकबर बोले, करो, पर किसी को जगाना मत, ये नींद अमूल्य है। बीरबल की चाल। बीरबल उठे और मलूकदास के पास जाकर बोले, वाह मलूकदास जी, ऐसी गहरी कविता तो मैंने आज तक नहीं सुनी। लगता है आपकी कविता में ऐसी तल्लीनता है कि हर कोई ध्यानमग्न हो गया है। मलूकदास गर्व से बोले, बिल्कुल, यह कविता आत्मा को शांति देती है। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सच में आपने दरबार को शांति प्रदान कर दी है। देखिए, हर चेहरा शांत है, हर आत्मा विश्राम में है। मलूकदास ने इधर उधर देखा। पूरे दरबार में खर्राटों की गूंज थी। वे चौंक उठे, अरे ये सब सो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कविता इतनी गूढ़ थी कि सब ध्यानावस्था में पहुंच गए। कहते हैं ना, जब शब्द आत्मा को छूते हैं तो शरीर स्थिर हो जाता है। अकबर ने सिर झुका लिया ताकि हंसी न फूट पड़े। मलूकदास बोले, पर हुजूर सो गए, यह तो अपमान है। बीरबल बोले, नहीं मलूकदास जी, यह तो आपकी कविता की महानता का प्रमाण है।
जहां पनाह का मन जब पूर्ण शांति में होता है तभी उन्हें नींद आती है। और आपकी कविता ने वही किया। मलुकदास थोड़े भ्रमित हुए। तो क्या मैं अपनी कविता पूरी करूं? बीरबल बोले, अब और मत करिए। अगर आप अगला सर्ग सुनाएंगे तो शायद ये शांति स्थायी हो जाए। दरबारियों में से कुछ ने करवट बदली और हूं की आवाज निकली। बीरबल ने मौका देखकर चुपचाप उन्हें हिलाकर जगाया। धीरे धीरे दरबार फिर सामान्य होने लगा। अकबर ने आंखें खोलीं, जम्हाई ली और बोले, वाह, क्या कविता थी! जैसे मन को तृप्त कर गई। मलुकदास झुककर बोले, जहां पनाह की प्रसन्नता देखकर मेरा श्रम सार्थक हुआ। बीरबल धीरे से बोले, हाँ, आपका श्रम और सबका विश्राम दोनों सार्थक हुए। अकबर को यह बात इतनी मजेदार लगी कि वे हंस पड़े। अकबर की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने सोचा कि वे बीरबल की चतुराई की परीक्षा लें। उन्होंने बुलावा भेजा। बीरबल, कल दरबार में जो हुआ वह दिलचस्प था, पर बताओ, अगर कोई कवि दरबार में फिर ऐसी लंबी कविता सुनाए तो उसे रोकने का शिष्ट तरीका क्या हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ऐसे कवियों को रोकना कठिन नहीं, बस उनकी तारीफ ऐसे करनी होती है कि वे खुद ही रुक जाएं। अकबर बोले, उदाहरण दो। बीरबल बोले, अगर कोई कवि बहुत लंबी कविता सुना रहा हो तो कहना चाहिए, वाह, आपकी कविता इतनी अनोखी है कि शब्द खत्म हो पर असर न खत्म हो। वह सोच में पड़ जाएगा और कविता छोड़ देगा। अगर फिर भी न रुके तो कहना चाहिए, आपकी कविता का हर पद एक ग्रंथ जैसा है। अब अगर आप अगला पद सुनाएंगे तो हमें साल भर उसका अर्थ समझना पड़ेगा, तब वह खुद ही संकोच करेगा। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अनोखी है, लेकिन कल की कविता ने हमें नींद अच्छी दी। उसे तो इनाम मिलना चाहिए। बीरबल बोले, जरूर हुजूर, पर इनाम भी उसी तरह का होना चाहिए जो उसकी कविता के अनुरूप हो। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, उसे नींद का इनाम दीजिए। अकबर हंसे, यानी? जहां पनाह, उसे रेशमी तकिया और मुलायम गद्दे भेंट कर दीजिए ताकि वह अगली बार कविता सुनाने से पहले खुद सो जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, ऐसा ही होगा। मलुकदास का इनाम। अगले दिन दरबार में मलुकदास को बुलाया गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मलुकदास, तुम्हारी कविता ने हमें अपार शांति दी, इसलिए हम तुम्हें शांति पुरस्कार देना चाहते हैं। मलुकदास गर्व से मुस्कुराए, जहां पनाह की कृपा है। अकबर ने इशारा किया। दो सेवक रेशमी तकिया और गद्दे लेकर आए। अकबर बोले, यह लो तुम्हारा इनाम, ताकि तुम जब अगली कविता लिखो तो इसी पर बैठकर विश्राम करो और दूसरों को भी आराम दो। दरबार ठहाकों से भर उठा। मलुकदास कुछ समझे, कुछ नहीं, पर झुककर बोले, हुजूर की मेहरबानी। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, अब तो दरबार में यह गद्दा कवियासन कहलाएगा जो उस कवि को मिलता है जिसकी कविता सबको सुला दे। अकबर बोले, सही कहा बीरबल। अब से जो भी दरबारी अपनी लंबी बातों से सबको सुला दे उसे यही तकिया दिया जाएगा। बीरबल का व्यंग्य। उस शाम अकबर ने निजी कक्ष में बीरबल से कहा, बीरबल, कल की घटना से एक बात तो साफ है, नींद भी कभी कभी सबसे अच्छा तोहफा होती है। लेकिन बताओ, तुमने मलुकदास की लंबी कविता को व्यर्थ क्यों नहीं कहा? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर मैंने उसे व्यर्थ कहा होता तो उसकी मेहनत का अपमान होता, पर मैंने उसे उपयोगी बना दिया क्योंकि उस कविता ने सबको विश्राम दिया। कुछ बातें भले उबाऊ लगें,
पर उनमें भी हंसी का अवसर छिपा होता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम हर परिस्थिति में सीख खोज लेते हो बीरबल। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, जहां शब्द नींद बन जाए वहां मौन ही सबसे अच्छी कविता है। अकबर ने ताली बजाई। वाह, यह हुई सच्ची कविता। अंतिम प्रसंग। कहते हैं उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि अगर कोई कवि दरबार में कविता सुनाना चाहे तो पहले उसकी कविता का सार 2 पंक्तियों में बताया जाए। अगर वह सार ही नींद दिला दे तो पूरी कविता सुनाने की जरूरत नहीं। और मलूक दास को लोग प्यार से नींद कवि कहने लगे। जब भी कोई दरबारी बहुत लंबा भाषण देता, अकबर मुस्कुराकर कहते, लगता है मलूक दास की आत्मा बोल रही है। बीरबल हर बार जवाब देते, हाँ हुजूर, पर फर्क इतना है कि अब दरबार सोता नहीं, मुस्कुराता है। निष्कर्ष। इस हास्यप्रद घटना से अकबर ने सीखा कि कला का उद्देश्य केवल ज्ञान या सौंदर्य देना नहीं होता, बल्कि श्रोता को आनंद देना भी होता है। और बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमत्ता केवल कठिन समस्याएं सुलझाने में नहीं, बल्कि नाजुक क्षणों में हास्य और विवेक से माहौल संभालने में भी है। कभी कभी एक नींद भरी कविता भी दरबार को हंसी और सीख दोनों दे जाती है।